हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगट, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। सो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम जो भी वीडियोस लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं वो कई एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी, प्री मेंस, यूजीसी नेट, सेट, सीटेट, स्टेट लेवल टेट और वेरियस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में हम पिछली वीडियोज़ में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, जैसे उन अराइवल ऑफ आर्यंस एंड आफ्टर दैट वैदिक लिटरेचर के बारे में स्टडी कर चुके हैं और उनके जो भी सेटलमेंट थी उसके बारे में हमने 2-3 वीडियोज़ अपलोड की हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी जो इस लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे वो है ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन के लाइफ आस्पेक्ट। मतलब उनका लाइफस्टाइल कैसे था, पॉलिटिकल लाइफस्टाइल कैसे था, इकोनॉमिक लाइफस्टाइल कैसे था, ठीक है, वो उनका रिलीजियस व्यू पॉइंट कैसा था और इकोनॉमिक लाइफ में क्या क्या चीज़ें वो फॉलो करते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में हमारा मेन फोकस रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जैसे कि हमने बताई थी कि वो अफ़गानिस्तान से आए थे, इस एरिया में आकर रहने लगे, इसको ब्रह्मवर्त बोला जाता था। और जब ये जो सप्त सिंधु रीजन है, सप्त सिंधु रीजन 7 नदियों का प्रदेश है, जब तक वो यहाँ रह रहे थे तो इसको वो ब्रह्मवर्त बोलते थे। लेकिन जब वो गंगा जमुना रीजन की तरफ मूव करते हैं, मतलब उनका जो एरिया है वो काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है, तो देन वो इसको आर्यावर्त बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो अभी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, लाइफ जो आस्पेक्ट हैं उनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन। मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में जो हमारा 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड है, उसमें उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनका पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, ठीक है। इंडस वैली के बारे में तो हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, लेकिन ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद से हमें उनकी लाइफ के अदर आस्पेक्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। अगर बात करूँ मैं, तो पॉलिटिकल लाइफ में उनका सबसे पहले हम बात करेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर क्या था, तो जैसे कि हर एक सोसाइटी में होता है, ठीक है, कुछ लेवल सेट किए जाते हैं, ठीक है। हर एक सोसाइटी में कुछ लेवल होते हैं। एक सबसे छोटी इकाई होती है, बेसिक लेवल होता है सबसे ग्राउंड लेवल पर, और जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं तो वैसे क्या है, ये लेवल इंक्रीज़ होते जाते हैं और पावर्स भी बढ़ती जाती है, और नॉर्मली उनमें गिनती भी लोगों की क्या है, इंक्लूड होती जाती है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे तो हर एक फैमिली, हर एक सोसाइटी का जो सेटअप होता है, सबसे बेसिक लेवल, जो सबसे छोटा लेवल जो होता है वो क्या होता है, फैमिली होती है, ठीक है। तो सबसे ऋग्वेद का भी सेम ही था, सबसे छोटा लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या था, फैमिली होती थी, और फैमिली के मुखिया को क्या बोला जाता था, कुलपति या गृहपति। अब ये कौन होते थे, ये होते थे फैमिली में सबसे जो बड़ा मेल होगा, ठीक है, सबसे बड़ा जो मेल है उसको कुलपति या गृहपति बोला जाता था। और नॉर्मली ये क्या है, ये अपना सब कुछ ऑर्डर्स करवाने के लिए और सब कुछ अपनी चीज़ें मनवाने के लिए अधिकारित होते थे, और सभी लोगों को, परिवार के जितने भी मेंबर्स होते थे वो इसके ही अंडर रहते थे, और नॉर्मली क्या है, इसकी आज्ञा का पालन करते थे। अगर नहीं करते थे तो इसको सज़ा देने का अधिकार प्रॉपर होता था, ठीक है। और ये जो सोसाइटी थी, ये पैट्रियार्कियल बेस्ड सोसाइटी थी। मतलब यहाँ पे पिता प्रधान समाज पाया जाता था। मतलब जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फादर के नाम से ही आगे वंश है जो चलता था। इसी की वजह से इस पीरियड में आकर क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, औरतों की सिचुएशन में, स्टेटस में क्या है,
प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि ये सोसाइटी थी पैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसमें हम बोल दें पिता पुरखी समाज के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका लेवल आ जाता था वो होता था विलेज। जैसे कि नॉर्मली कुछ परिवार, एक पहले परिवार का कौन हो गया, कुलपति और गृहपति, कुछ परिवार और मिल गए, अनेकों परिवार मिल के ये आपस में क्या बनाते थे, एक विलेज बनाते थे। और विलेज का मेन काम को इसके अंडर होता था, ग्रामीणी के अंडर होता था, ठीक है। जैसे हम बोल दें कि आजकल के जैसे गांव में पंच सरपंच होते हैं, तो वैसे ही ग्रामीणी की स्थिति होती होगी, वैसे इसकी कुछ पावर होती होंगी। तो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था, ग्रामीणी देखता था। फैमिली का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था, फैमिली का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था जो कुलपति या गृहपति के द्वारा, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो होता है ये आ जाता है विश। अभी कई जैसे नॉर्मली हम बोल दें आजकल कई गाँव को मिला के तहसील बन जाती है या फिर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है ना, उसी तरीके से ये विश हुआ करता था। नेक्स्ट लेवल जो थर्ड लेवल का मतलब एक लेवल आता था उसको विश बोलते थे, और उसका जो कंट्रोल होता था वो किसके अंडर होता था, विशपति के अंडर होता था। जैसे आजकल हम बोल दें अगर तहसील की बात कर लें तो एसडीएम देखता है, सारा कुछ कंट्रोल करता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो देन मेयर कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसी तरीके की कंडीशन, उसी तरीके की पावर विशपति की होती होंगी उस समय, ठीक है। और सबसे बड़ा लेवल या ऊपर का लेवल जिसको हम बोल दें या सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी बोल दें, जो इन सभी के ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी होता था, वो होता था जन सबसे बड़ा। जैसे आजकल हम देश बोल दें, ठीक है, या राष्ट्र बोल दें या राज्य बोल दें, कुछ भी आपको बोल दो, तो वह जन होता था। ये सबसे ऊपर का लेवल होता था, सबसे सेंट्रलाइज्ड लेवल होता था। और इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता था, किंग का होता था, जिसको राजन बोला जाता था, ठीक है। तो इसके ऊपर सब इसके पास बहुत ज़्यादा ताकतें थी कि अपने जो भी इनके अंडर लेवल आ रहे हैं जैसे फैमिलीज़, विलेजेस, ठीक है, और विश्व, इन सभी का कंट्रोल की जिम्मेवारी राजन के सर पे होती थी, और ये सारा कुछ इन चीज़ों को देखते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें मेनली आ जाती हैं। अभी हम बात करेंगे किंग के बारे में, ठीक है। तो किंग जो इस समय में पाया जाते थे, या जो भी राजे होते थे वो क्या होते थे, मतलब उनको जन का मुखी माना जाता था। मतलब एक जैसे आज राष्ट्र बोल देते हैं, हम देश बोल देते हैं, तब इनकी राज्य की टेरिटरी को क्या बोला जाता था, जन बोला जाता था, ठीक है। तो अभी इसका जो मुखी होता था वो कौन होता था, राजा होता था, ठीक है। वो काफ़ी मतलब शान शौकत से रहते थे, उनका काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट प्लेस थी। अगर किसी तरीके का कोई वॉर वगैरह हो जाती है तो उसमें वो अगुवाई प्रदान करते थे, उसमें वो लीड करते थे, ठीक है। तो मेनली इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था शांति बनाए रखना, जो प्रजा है इनके अंडर, जो भी लोग इनके अंडर रह रहे हैं उनकी भलाई करना, ठीक है। और ये नॉर्मली इसी मतलब अगर उनके जन में उनके इलाके में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो उसके लिए वो अपने आप को दोषी मानते थे, ठीक है। वो लोगों की खुशहाली के लिए यज्ञ वगैरह भी करते थे। वो मेनली सुप्रीम जज होते थे, वो जो कुछ भी डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे हैं उन चीज़ों को देखते थे, ठीक है। और इनका जो किंग का ओहदा होता था वो भी क्या होता था, हेरिडिटरी होता था, मतलब पिता पुरखी होता था। आज फादर हैं, फादर के बाद उसका सन बन जाएगा, फिर उसका सन बन जाएगा, मतलब ये हेरिडिटरी होता था, पिता पुरखी मतलब सोसाइटी के मतलब ये चल रही होती थी, ठीक है। लेकिन ये जो किंग होते थे ये डेस्पोटिक नहीं हो सकते थे, ये तानाशाह नहीं हो सकते थे। अगर ये अपनी अच्छी मतलब अगर राजा अयोग निकलता है या फिर वो किसी तरीके का डेस्पोटिक निकलता है, मतलब वो तानाशाही से काम करता है, लोगों को तंग करता है, तो जनता को, जो प्रजा थी, उसको अधिकार ज़रूर था कि वो राजे के हुक्म को क्या कर सकते हैं, मतलब मना कर सकते हैं, और उनको क्या है बदला भी जा सकता है। मतलब और भी कुछ संस्थाओं का वर्णन आता है, जैसे हम बोल दें मिनिस्टर्स हो गए या सभा समिति हो गए। अगर इनको लगता है कि राजन अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा तो ये उसको क्या कर सकते थे, उसके ओहदे से, उसके ऑफिस से हटा सकते थे, ठीक है। तो राजे वगैरह बेसिकली किसी तरीके का टैक्स वगैरह नहीं लेते थे उस समय, क्योंकि नॉर्मली जैसे हमने देखा कि ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था, ऋग्वैदिक पीरियड में इनका मेन प्रोफेशन क्या होता था, एनिमल को मतलब डोमेस्टिकेशन करना, एनिमल हस्बेंड्री इनका मेनली ऑक्यूपेशन होता था, ठीक है, प्रोफेशन यही होता था। तो उससे इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं होती थी, और एग्रीकल्चर वगैरह के ऊपर इनका इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं था। तो मेनली उस समय पर कोई टैक्स वगैरह की चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती।
वहाँ पे एक बलि का जिक्र आता है। मतलब बलि, बलि क्या है, ये दूसरी बलि नहीं जो जग वगैरह में दी जाने वाली बलि है। ये होते थे गिफ्ट्स वगैरह लिए जाते थे, जो राजाओं को गिफ्ट्स मिलते थे, यही इनके एक इनकम का सोर्स होते थे। ठीक है, तो ये क्या हो, ये कहाँ से मिलते थे, यहाँ तो अपनी जनता से मिल गए, जहाँ पे जो अमीर लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनसे मिल गए, जहाँ फिर जो आस पड़ोस के राजे हैं जिनको इन्होंने हराया है, उनसे कई तरीके के गिफ्ट्स इनको मिलते रहते थे। और यही इनकी इनकम का मेन सोर्स माना जाता था। और इनको क्या बोला जाता था, बलि बोला जाता था। बलि मतलब गिफ्ट्स टेकन बाय द किंग, वो चाहे प्रजा से ले, वो चाहे आस पड़ोस के राजाओं से ले, या फिर वो हारे हुए राजाओं से ले, इस तरीके की चीज़ें होती थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो आ जाता है, इसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाता है मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। राजा की सहायता के लिए काफ़ी मिनिस्टर्स होते थे। ठीक है, इनमें ऋग्वेदा में 3 तरीके के मिनिस्टर्स का जिक्र आया है, जैसे पुरोहित, सेनापति और ग्रामीणी। ठीक है, ग्रामीणी के बारे में हमने बता चुके हैं कि ये किसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, ये विलेज का देखता था। यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, जब विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन का राजे की हेल्प कौन करता था, ग्रामीणी करता था। और अगर कहाँ पे किसी तरीके की लड़ाई वगैरह हो रही है, युद्ध वगैरह हो रही है, तो वहाँ पे राजा को असिस्ट कौन करता था, सेनापति करता था। युद्ध में राजे के बाद अगर नंबर किसी का आता है तो वो किसका आता है, सेनापति का आता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सेना का संचालन या फिर डायरेक्शन जो कुछ भी करना होता है वो सेनापति की जिम्मेवारी होती है। उसके बाद जो सबसे मतलब प्रमुख मिनिस्टर माना जाता था मिनिस्टर्स में, फर्स्ट अमंग द मिनिस्टर्स, तो उसको बोला जाता है पुरोहित। ठीक है, तो पुरोहित क्या करता था, पुरोहित बेसिकली हमारे जैसे आजकल जैसे पुजारी कह दो, है ना, ऐसा कुछ काम करता था। और ये मतलब धार्मिक हो गया, रिलीजियस मामले हो गए, या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स हो गए, उनके ऊपर, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, उन मसलों के ऊपर राजा को क्या करते थे, एडवाइस किया करते थे। राजा को मतलब मोटिवेट किया करते थे यज्ञ वगैरह करने के लिए, राजा की जीत के लिए प्रार्थना किया करते थे, यज्ञ वगैरह भी किया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें अक्सर करने को मिल जाती हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे 2 पुरोहितों का जिक्र भी आता है, जो काफ़ी हद तक पॉपुलर थे उस समय में। और इनका ये किसके अंडर थे, ये थे किंग सुदास के अंडर। ठीक है, किंग सुदास है जो, उसके अंडर ये एज आ पुरोहित काम कर रहे थे, किंग सुदास के अंडर। ठीक है, इनके रिगार्डिंग भी कुछ स्टोरी है, वो लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो। ठीक है, तो याद रखना है विश्वामित्र और वशिष्ठा किसके थे, ये थे नॉर्मली अगर हम बात कर लें तो ये थे सुदास के, किंग सुदास के मतलब। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है सभा और सम्मति। सभा और सम्मति नाम की 2 संस्थाएं होती थी, 2 ऑर्गेनाइजेशंस होती थी। और इनको नॉर्मली डॉटर्स ऑफ प्रजापति भी बोला जाता है। ठीक है, इनको डॉटर्स ऑफ प्रजापति अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि डॉटर्स ऑफ प्रजापति किसको बोला जाता है, तो सभा और सम्मति को बोला जाता है। ठीक है, प्रजापति किसको बोला जाता है, ये कौन सा देवता है, तो ये ब्रह्मा का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, जिसकी ये लोग पूजा करते थे। ये लोग कम करते थे, लेकिन जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड में जाएंगे ना, तो वो लोग ज़्यादा इसकी पूजा करते थे एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। और उसके सभा और सम्मति क्या थी, 2 ऑर्गेनाइजेशन थी। सभा जो थी वो थी स्मॉल काउंसिल, और सम्मति जो थी लार्ज काउंसिल। जैसे हम बोल दें कि सभा में आते होंगे मेन मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्टर्स आते होंगे, जहाँ फिर क्या है, कुछ ना कुछ जो रसूखदार लोग होते होंगे वो इसमें आते होंगे। ठीक है, मतलब राजा को अगर इमीडिएटली कोई सलाह चाहिए तो वो इतने सारे लोगों से सलाह नहीं ना कर सकता, तो उसको कुछ ना कुछ मेन लोग चाहिए, तो उसमें सभा में कुछ मेन लोग आ जाते थे। उसके बाद अगर सम्मति की बात करें तो सम्मति में माना जाता है कि जन के अंडर रहने वाले सारे लोग आ जाते थे। ठीक है, जो मतलब एक डिसीजन मेकर की भूमिका अदा कर सकते हैं। मतलब जैसे आज बोल दो कि 18 साल 21 साल के ऊपर के लोग वोटर बन जाते हैं, तो उसी तरीके का क्राइटेरिया होगा, इसमें गिनती है जो वो ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो सम्मति लार्ज काउंसिल होती थी, और सभा है जो स्मॉल काउंसिल होती थी। ये राजा को एडवाइस करती थी, और राजा को इनके ऑर्डर्स, इनकी जो सलाह है उनको क्या है, मानना पड़ता था। ठीक है, तो ये मतलब इनकी जो ताकतें थी वो काफ़ी ज़्यादा ताकतें थी। ठीक है, सभा और सम्मति एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, और इनकी बात को इग्नोर करना राजा के लिए मतलब इम्पॉसिबल जैसा था। अगर वो मतलब अगर वो मना करता था तो इनके पास प्रॉपर राइट था कि ये राजा को क्या है, हटा सकते हैं। ठीक है,
तो इसके लेकर ये बोला जाता है कि जो लुडविन है, लुडविन ने क्या बोला है, लुडविन ने बोला है सभा जो है, सभा आजकल के जैसे अपर हाउस, जैसे राज्यसभा होती है हमारे देश में संसद में, उस तरीके का रोल प्ले करती थी, और सम्मति लोअर हाउस मतलब जैसे आजकल लोकसभा रोल प्ले करती है उस तरीके का रोल प्ले करती होगी। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा इतना ज़्यादा। जीमर ने बोला है कि ये सभा विलेजेस के साथ, गांव के साथ रिलेटेड थी, और सम्मति जो है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन थी, मतलब जैसे केंद्रीय कह दो। ठीक है, सभा जैसे पंचायत होगी, और जैसे सम्मति को बोल दो जैसे पार्लियामेंट होगी। ठीक है, अलग अलग सभाओं से चुन के गए हों लोग। तो इस तरीके के अपने अपने व्यूज़ हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए। ठीक है, बस ये चीज़ें जो ऊपर डिस्कस की हैं ये ज़रूर याद रखनी है आपने। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ आती है, नेक्स्ट जो आ जाता है वो है अपना जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक राजा, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो एंशियंट में पढ़ें, चाहे हम मिडीवल में पढ़ें, चाहे फिर हम क्या है मॉडर्न में भी पढ़ें, जहाँ पर राजे होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी किस चीज़ में, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर सबसे ज़्यादा ताकत या सब जो कुछ भी मतलब सबसे आखिरी वाली ताकत जो बोल दे तो वो किसके पास होती है, किंग के पास होती है, और किंग जो है सुप्रीम ताकतें रखता है। ठीक है, और इस चीज़ में वो क्या है, अपने जो भी पुरोहित वगैरह हो गए या फिर जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, वो इसकी क्या है हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पनिशमेंट्स का जिक्र ऋग्वेदा में किया हुआ है, किस किस तरीके के क्राइम्स होते होंगे और उन क्राइम्स के लिए किस किस तरीके की पनिशमेंट दी जा सकती है, वो ऋग्वेदा में क्या है पूरा मेंशन किया गया है। कैपिटल पनिशमेंट वाज वेरी रेयर, मतलब जो कुछ भी हम बोल दें कि मौत की सज़ा बहुत ही कम देखने को मिलती थी। ठीक है, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, और अग्नि परीक्षा या जल परीक्षा वगैरह अक्सर देखने को मिलती, मगर मतलब जैसे हम बोल दें सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, है ना। या ये होता था कि अगर किसी के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, या मतलब उसको अपने तरीके से अपने आप को बेगुनाह बताना है, तो उनको क्या है कुछ ना कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। चाहे तो उसको आग में से गुजरना पड़ सकता था, जहाँ फिर उसको क्या है हाथ पैर बांध के उसके क्या है नदी में फेंक दिया जाता था। अगर वो बच गया तो मान लिया जाता था कि वो बेगुनाह है। तो इस तरीके की भी मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि ये लोग कितने ज़्यादा परमात्मा के ऊपर विश्वास रखते होंगे, कि जैसे ये जल को भी देवता ही मानते हैं, अग्नि को भी देवता ही मानते हैं। ये दोषी बंदे को उस देवता के हवाले कर देते थे, अगर वो बच गया तो मान लेते थे परमात्मा ने उसे माफ़ कर दिया, अगर नहीं तो देन क्या है वो मरने तो वाला होता ही है। ठीक है, तो उसके बाद ये होता है कंपनसेशन। अगर जुर्माना वगैरह किया जाता था तो उस जुर्माने के में जो काउज वगैरह हैं वो उस मतलब वो उनसे क्या है प्राप्त की जाती थी। ठीक है, मतलब कोई करेंसी वगैरह तो इतनी नहीं मिली है, हाँ एक दो सिक्के निष्क जिसको बोला जाता है वो ज़रूर मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिस्टम होता था वो बार्टर सिस्टम में होता था, और काउ को एक एज अ करेंसी ही यूज़ किया जाता था आदान पर, मतलब चीज़ों को ख़रीदने बेचने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम। कंपनसेशन में जुर्माना अगर किसी से वसूलना हो तो उससे क्या है उनकी गायें वगैरह ले ली जाती थी। और स्लेव सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। स्लेव सिस्टम बेसिकली दो तरीके का पता चलता है हमें ऋग्वेदा में। एक तो ये है भी अगर कोई बंदा अपना डेप्ट ना दे पाए, अपना कर्जा अदा ना कर पाए, तो उसको गुलाम बनाया जा सकता था। ठीक है, दूसरा क्या होता था, दूसरा ये होता था जब कोई बंदा युद्ध में वॉर में हार गए तो उनको भी जो है गुलाम बना लिया जाता था। और एक वर्ड हम अक्सर हमें देखने को मिलता है ऋग्वेदा में विच इज़ दसु। दसु का मतलब दुश्मन भी होता है, दसु का मतलब एक तरीके से स्लेव को भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये लोग जिसको अपना स्लेव बना लेते थे उसको दसु भी मतलब क्या है कहकर बुलाते थे या उसको संबोधन करते थे। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है मोड ऑफ वारफेयर। वारफेयर लड़ाई के तरीके क्या उनसे थे इनके, वो नॉर्मली लड़ाई के तरीके होते थे, ट्रेडिशनल वॉरफेयर ही था, मतलब जो कुछ भी तलवारों ने से और भाले जो भी डंडे तलवारों से लोग लड़ा करते थे। ठीक है, अक्सर युद्ध होते थे आर्यंस में और नॉन आर्यंस में। आर्यंस जो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आए और नॉन आर्यंस जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे थे, जिनको ये लोग दस्सू भी बोलते थे। दस्सू का मतलब दुश्मन भी हो जाता है और इनका गुलाम भी, मतलब अलग अलग विचारकों ने अपने अपने विचार इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं। तो नॉर्मली युद्ध जो आर्यंस और नॉन आर्यंस में होते थे। ठीक है,
तो ये अक्सर ही होते रहते थे ट्रेडिशनल वॉरफेयर, ये तलवारों नेजे भालों से ही लड़ते थे, ठीक है। एक ऋग्वेदा में एक वेपन का जिक्र आया है पुरचिरंशु। पुरचिरंशु जैसा एक वेपन है, मतलब ये माना जाता है कि ये शायद किले की दीवारें तोड़ने में यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। तो मतलब ये पुरचिरंशु का मतलब अगर आपको पूछ लिया जाए कि पुरचिरंशु क्या है, ऋग्वेद से इसका क्या लिंक है, तो वो शायद आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरीके का वेपन था जो किले की दीवारें तोड़ने में यूज़ किया जाता था। और युद्ध लड़ने से पहले ये इंद्र की क्या करते थे, पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र को मानते हैं ये गॉड ऑफ वॉरफेयर। ये मानते हैं कि ये जो है इंद्र को ये दुश्मन के किले की दीवारें तोड़ने वाला देवता मानते हैं। मतलब इंद्र इनकी युद्ध में हेल्प करेगा। अगर इंद्र खुश है तो आपकी युद्ध में विजय होगी, अगर इंद्र खुश नहीं है तो देन आपकी युद्ध में क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी, आपकी हार हो जाएगी। तो इस तरीके का कोई सिस्टम था इनका, ठीक है। इंद्र को एक और चीज़ के लिए पूजा जाता है विच इज़ रेन, ठीक है। इनको बारिश के लिए भी पूजा जाता है। तो इंद्रा का मेन इम्पोर्टेंस थी और ये इनका फर्स्ट देवता भी था, ठीक है, फर्स्ट नंबर का देवता भी था जो इन्होंने माना है, मतलब वॉरफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट जो आ जाता है और नेक्स्ट जो आता है इसमें वो है मोरालिटी इन वारफेयर। मोरालिटी इन वारफेयर का मतलब ये है कि ये युद्ध में ना मतलब मोरालिटी को फॉलो करते थे। मोरालिटी मतलब निहत्तों पे वार नहीं करना, बच्चों पे वार नहीं करना, बुजुर्ग पे वार नहीं करना, भाग रहे युद्ध में से भागना एक तरीके की कायरता मानते थे ये। तो ये मतलब काफ़ी हद तक क्या है, इस तरीके से कुछ ना कुछ नैतिकता चीज़ें क्या है मान के चलते थे, ठीक है। और ये जो युद्ध है, युद्ध में असल जो वॉर थी, ये आर्यंस हैं जो नॉर्मली आर्यंस को एक खिताब मिला हुआ है लड़ाकू कौम। लड़ाकू कौम जो मतलब क्या है, झगड़ालू कौम है, लड़ाई झगड़े करने में इनको पसंद है, बहादुर कौम है, ठीक है, बहादुर नस्ल के लोग हैं ये। इसीलिए इन्होंने शांति प्रिय लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड थे उनको क्या कर दिया, यहाँ से टोटली उखाड़ फेंका, ठीक है। और इनके पास आयरन, नो डाउट आयरन के वेपन्स बनाने के, तेज़ नोकदार हथियार बनाने के क्या है, इनके पास काफ़ी हद तक हथियार वगैरह अवेलेबल थे। हाँ, एक और चीज़ जो यहाँ पे मिस कर दी, यहाँ पे परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, ठीक है। परमानेंट आर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, बस ज़रूरत के समय आसपास के लोग, एक कबीले के लोग, गांव के लोग में से चुनकर आर्मी बना लेते थे, ठीक है। तो कोई परमानेंट आर्मी वगैरह नहीं देखने को मिलती है, बस नॉर्मली इसी तरीके की चीज़ें जो कुछ भी हैं वो मतलब चलाते रहते, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा इनका पॉलिटिकल लाइफ। नेक्स्ट जो है वो आ जाती है इनकी इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में अगर जब हम स्टडी करते हैं तो देन हम क्या देखते हैं कि ये जो आर्यंस थे, ये आर्यंस नॉर्मली क्या थे, चरवाहे थे, ठीक है। चरवाहे मतलब ये एनिमल्स को मतलब पालते थे, ये एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते थे, एनिमल हस्बेंड्री इनका मेन प्रोफेशन हुआ करता था। इवन इनको चरवाहे भी बोला जाता है, ठीक है। अभी ये जिस एरिया से आए थे, जिसको हम मिडल ईस्ट एशिया बोल देते हैं, ठीक है, एशिया से ये आए थे। वहाँ पे नॉर्मली क्या होता था, वहाँ पे भी लोगों का मेन प्रोफेशन यही होता था, जानवरों को पालना, ठीक है। तो ये जानवरों को पालते थे, मेन फंक्शन इनका यही होता था। कई तरीके के जानवर ये पालते थे, ठीक है, जैसे काऊ वगैरह हो गया, बफलो वगैरह हो गया, ठीक है, बकरी भेड़ हो गया, ठीक है। तो इनको ये पालते थे दूध वगैरह के लिए। भेड़ बकरी को ये दूध के लिए भी बोल दो, ऊन वगैरह जो उनसे प्राप्त होती है, या फिर जो मांस वगैरह प्राप्त होता है उन चीज़ों के लिए पालते थे। ऊँट, हाथी, घोड़ा हो गया, जहाँ गधा हो गया, इनको ये अपने ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जो भी कार्स वगैरह होती थी, गाड़ियाँ वगैरह, बैलगाड़ी टाइप बोल दो या जो कुछ भी बोल दो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते थे। और घोड़े का तो वॉर में बहुत ही इंपॉर्टेंस थी। लड़ाई मतलब घोड़ों की अगर लड़ाइयों में, युद्धों में अगर सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है तो ये आर्यन रेस ने ही किया है, ठीक है। इवन भारत में आर्य घोड़े को बारे में पहले किसी को नहीं पता था, ये भी आर्यंस की ही देन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर, नो डाउट करते थे ये। जब ये नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में सप्त सिंधु रीजन में आके बसे, और उसके बाद जब ये गंगा जमुना रीजन में आके बसे, तो ये एरिया काफ़ी फर्टाइल था। धीरे धीरे इनको एग्रीकल्चर की नॉलेज हो गई और इन्होंने एग्रीकल्चर करनी क्या है स्टार्ट कर दी, ठीक है। अभी जब ये एरिया ही फर्टाइल है तो देन ऑब्वियसली ये क्या है, खेतीबाड़ी करने में महारत हासिल कर ही लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट
वैसे भी हमने देखा कि पिछली जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो तो नॉर्मली क्या है महारत हासिल कर ही चुके थे एग्रीकल्चर में। और शायद इनको भी बाद में क्या रियलाइज़ हुआ होगा कि एनिमल से ज़्यादा फ़ायदा एग्रीकल्चर करने में है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में ये दो तरीके की लैंड का जिक्र आता है ऋग्वेदा में, एक तो आता है उर्वरा और एक आता है खिल्या। उर्वरा कौन सी लैंड होती थी, जो होती थी प्राइवेट लैंड और पर्सनल लैंड जिसको बोल देते हैं हम, ठीक है। प्राइवेट लैंड और पर्सनल लैंड बोल देते हैं, इसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता था, वही उसका मालिक होता था और वही उसके क्या है मतलब सारा कुछ यूज़ करता था, जो कुछ भी उससे प्रॉफिट लॉस हो रहा है जो कुछ भी है वो पर्सनल होता था, ठीक है। और खिल्या क्या होती थी, खिल्या होती थी कॉमन लैंड होती थी, जैसे आजकल हम बोल दें कि जैसे कॉमन पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे बोल दें, यहाँ गाँव में हम शामलाट बोल देते हैं जिसको, वैसी कुछ ज़मीन होती होगी जहाँ जिनके ऊपर सारे कबीले का अधिकार होता होगा और वहाँ पे सारे लोग अपने जो भी जानवर हैं उनको क्या है चारा वगैरह खिलाने के लिए क्या ले जा सकते होंगे। तो इस तरीके की लैंड को खिला बोली जाती थी जो कॉमन यूज़ के लिए होती थी। और उर्वरा जो होती थी फर्टाइल लैंड होती थी, प्लस ये इंडिविजुअल जो बोल दो उसी उसी की ही मतलब ज़मीन होती थी, किसी एक व्यक्ति का या किसी एक परिवार का क्या है हल मतलब इनके ऊपर प्रॉपरली यूज़ होता था, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर में कोई प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी तो नहीं थी, टोटली मानसून के ऊपर डिपेंडेंस होती थी, क्योंकि इनकी इनका जो एक हम बोल दें कि इंडस वैली जितनी ये अर्बन नहीं थी, वो लोग शहरों में रहना पसंद करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, लेकिन ये जो लोग थे ये रूरल एरियाज़ में रहना पसंद करते थे, मतलब ये गांव में रहना पसंद करते थे। इनके पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, वे टेक्निक पॉइंट से ये इतने ज़्यादा कैपेबल भी नहीं थे कि ये अपने लिए अलग से नहरें या कुछ कुएं वगैरह ऐसी चीज़ें बना लें, ठीक है। तो ये नॉट टोटली डिपेंड करती थी मानसून के ऊपर या रिवर्स वगैरह जो भी है उसी के आसपास इनकी क्या एग्रीकल्चर के पॉइंट होते थे। उसके बाद आता है आयरन प्लॉइंग। अभी इन लोगों ने आयरन के बड़े बड़े लोहे से बने हुए बड़े बड़े हल हैं वो यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हल होते थे वो किसके होते थे, वो लकड़ी के बने हुए होते थे, वुडन हल होते थे, लेकिन उनसे इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी या बोल दो कि हार्ड बन कुछ ज़मीनें उनको ज़्यादा प्लेन नहीं किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े जो बोल दो कि हलों का जिक्र आता है जिनको 24-24 बल्दों की मदद से भी खींचा जा रहा था, ठीक है। और ये खेती के लिए एग्रीकल्चर के लिए जैसे मैंने बताया कि ये मानसून पे डिपेंडेंट थे, तो ये इंद्र के सामने क्या करते थे, पूजा प्रार्थनाएं करते थे कि अच्छा बारिश हो ताकि हमारी फसलें भी अच्छी हो जाएं, ठीक है। तो बाकी इन्होंने फसलों को उगाना काटना और उनमें से जो भी चारा वगैरह अलग करना ये सारी चीज़ें इन्होंने करनी सीख ली थी। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ये करते थे वो थे वीट हो गया, चावल हो गया, दालें वगैरह हो गए, सब्जियां फल फ्रूट मतलब ये सारी चीज़ें उगाने लग गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो था इनमें से वो था कॉटन। कॉटन का मैंने पहले भी बताया था, पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने सबसे पहले सॉरी कॉटेज की बात नहीं है यहाँ पे, कॉटन की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले कॉटन की जो उगाने की जो टेक्निक थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास थी। उसके बाद ये ग्रीक वालों ने उनसे सीखी। इन लोगों की भी काफ़ी महारत थी जो ऋग्वैदिक पीरियड के लोग थे, आर्यंस लोग थे। ये भी कपास है जो जहाँ पे जिसको हम बोल दें कॉटन है, कॉटन की काफ़ी हद तक खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ स्मॉल स्केल की कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी होती थी, जैसे नॉर्मली हम बोल दूँ कि बैलगाड़ियाँ बनाने वाले हो गए, कुछ मिस्त्री का काम करने वाले हो गए, खेती के औजार बनाने वाले हो गए, किश्तियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, है ना, जो जुलाहे जो कपड़ा वगैरह टेक्सटाइल वगैरह का काम करते हैं, वो सारा कुछ सिस्टम क्या है यहाँ पे भी चलता था। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स बार्टर सिस्टम में होता था। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है, वो होता है कि सिंपली काउज के मतलब आदान प्रदान होता था। मेरे पास कोई चीज़ है तो तुम मुझे दे दो, और मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो उसके बदले में तुम ले लो। मतलब मेरे पास 2 पेन हैं और आपके पास 2 कॉपीज़ हैं, तो 1 पेन मैं आपको दे दूंगा, उसके बदले में 1 कॉपी आप मुझको दे दो। तो इस तरीके का बार्टर सिस्टम चला करता था। और इस बार्टर सिस्टम में कई बार क्या है, काउज को एज आ कॉइन या एज आ करेंसी यूज़ कर लिया जाता था। मान लो कि मेरे पास गाय तो है लेकिन मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है आपके साथ एक्सचेंज करने के लिए, और आपसे मेरे को चीज़ लेनी है, तो देन मैं क्या करूँगा, मैं अपनी गाय को आपको दे दूँगा और आपसे सामान उसके बदले में क्या ले लूँगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक कॉइन का जिक्र जरूर आता है ऋग्वेद में। वो कौन से कॉइन है, निशक कॉइन जो है वो उसका जिक्र आता है। तो एक मतलब निशक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या है, ये ऋग्वैदिक पीरियड में चलाया जाता या माना जाता
कॉइन हुआ, सिक्का हुआ, ठीक है। तो ट्रेड विया सी हमारा इतना मतलब पता चल रहा है ऋग्वेद से कि हमारा वेस्ट के साथ ट्रेड हुआ करता था, और ट्रेड में हमें सी का भी सहारा लिया करते थे। कुछ ना कुछ बोट्स का या बड़े बड़े जहाज़ का जिक्र है जो इसमें अक्सर हमें ऋग्वेदा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी सोशल और जो रिलीजियस लाइफ है उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो देन अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, और हमारे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नई नई चीज़ें लाने के लिए। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।